सब्सक्राइब कीजिए दी अकाउंट्स चैनल को और बेल पर क्लिक करें सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे टीसीएस के बारे में। टीसीएस क्या है, क्यों है, किसके लिए है, आज सब कुछ हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखते रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना बात को ज़ाय के आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि टीसीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। इससे पहले हम लोग कई वीडियो में जान चुके हैं टीडीएस के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स और टीसीएस का जो होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, ये दोनों को आपको समझना पहले ज़रूरी हो जाता है, तभी हम इसमें अच्छी तरीके से अकाउंटेंसी भी हम कर पाते हैं। जैसे कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का मानी मतलब क्या होता है, जैसे कि हम किसी को भी पेमेंट करते हैं तो पेमेंट करने से पहले जो टीडीएस चार्ट के अंतर्गत आता था, उस चार्ट के मुताबिक अगर हम किसी से सर्विस बाय करते हैं तो पेमेंट करने से पहले हमें उसे टीडीएस काट करके पेमेंट करना था। मान के चलो कि 100 रुपये का हमने कोई सर्विस लिया, उस पर 10% का अगर टीडीएस लागू होता है तो 100 का 10% यानी कि 10% हमें काट लेना है और 90% हमें उसे पेमेंट करना है। तो ये क्या होता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी कि पेमेंट करने से पहले ही हमें उसका टैक्स काट लेना है और उसी की बिहाफ में हमें सरकारी खजाने में जमा कर देना, बराबर है। लेकिन यहाँ जस्ट उल्टा है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स है। यहाँ पर काटना नहीं है, कलेक्ट करना है। यानी जिस भी गुड्स पे, माल पे, वस्तु पे आपका टीसीएस लागू होता है, उसमें जीएसटी जोड़ने के बाद जो भी फिगर आएगा उसके ऊपर हमें टीसीएस जोड़ करके हमें टैक्स को कलेक्ट करना है। मेरी बात को समझे ना। तो यही आपका हो जाता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो मोटे तौर पर टीसीएस का कॉन्सेप्ट यही होता है। हम लोग पूरा आगे इस वीडियो में ही जानेंगे कि ये किस माल पे होता है, इसमें बायर कौन है, इसमें सेलर कौन है, इसका रिटर्न किस तरीके से फाइल करना है, इसका चालान आपका कौन सा लेना है, ये सब कुछ हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश होगी कि वीडियो के एंड तक आप ज़रूर बने रहें। तो मैं बात कर रहा था टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, यानी टैक्स को कलेक्ट करना है और उससे हमें क्या करना है, सरकारी खजाने में जमा कर देना है। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि जीएसटी के लिए हमें जीएसटी नंबर लेना होता है, बराबर। टीडीएस हमने जाना, टीडीएस के लिए हमें कौन सा नंबर लेना पड़ता था, टैन नंबर, आपको याद होगा, टैक्स असेसमेंट नंबर। क्या टीसीएस के लिए भी कोई अलग से नंबर होता है? तो नहीं, टीसीएस के लिए हमें कोई अलग से नंबर लेने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके लिए आपका टैन ही लागू होता है। इसका क्या माने कि आपका टीडीएस के लिए भी टैन नंबर ही काम करेगा और टीसीएस के लिए भी आपका टैन नंबर ही काम करेगा। अगर किसी फर्म ने टैन नंबर ले लिया है तो वो टीडीएस पे भी काम कर सकता है और प्लस टीसीएस पे भी काम कर सकता है। एक बात तो क्लियर हो गई, हमने टैन नंबर ले लिया। अब टैन का फुल फॉर्म क्या होता है, टैक्स असेसमेंट नंबर। इसे हम लोग टैक्स डिडक्शन नंबर के नाम से भी पुकार सकते हैं, कह सकते हैं, बराबर है। अब इसका फॉर्मेट कैसा होता है, ये भी आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यानी कि 4 आपका अल्फ़ाबेटिकल का लेटर हो गया, 5 इसमें न्यूमरिक हो गया और 1 इसमें अल्फ़ाबेटिकल का लेटर हो गया। तो टोटल इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितना हो गया, 10, बराबर है। तो ये आपका टैन नंबर का फॉर्मेट होता है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि आपका पैन का भी 10 डिजिट का ही होता है, लेकिन उसका फ़र्क क्या है, मैं ज्ञान के लिए मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको मालूम ही होगा। उसमें भी 10 डिजिट ही होते हैं, लेकिन उसमें 5 क्या होता है, अल्फ़ाबेटिकल लेटर होता है, 4 न्यूमरिक का होता है और 1 अल्फ़ाबेट का उसमें लेटर होता है, यानी कि 5 और 4 का खेल है। तो हो सकता है कि इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द डिफरेंसेस बिटवीन पैन नंबर और टैन नंबर। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है या आपका रिटन में भी आ सकता है। तो ठीक है, आपने टैन नंबर ले लिया, टीडीएस पे भी काम हो रहा है और हम लोग टीसीएस पर भी काम कर सकते हैं। अब इसके बाद सवाल ये उठता है कि भैया हम टैन नंबर क्यों लें टीसीएस के लिए? तो ये भी जानना ज़रूरी है ना कि इसमें कौन सा बायर है, कौन सा सेलर है और ख़ास तौर से ये किस आइटम पे, किस वस्तु पे लागू होता है।
अगर ये चीज़ को हम समझ जाएंगे तो आगे का हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। तो इसे जानने के लिए हम लोग कहाँ चलेंगे, कंप्यूटर स्क्रीन पे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि टीसीएस से कौन कौन से आइटम पे लागू होता है, उस आइटम का सेक्शन कोड क्या है, और जब टीसीएस काटते हैं, जब उसके अगेंस्ट में हम जब चालान यानी कि सरकार को जो टैक्स पे करते हैं तो उसमें कौन सा सेक्शन दिया जाता है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है, आपका लीकर है, जिसके आप लोग अल्कोहलिक लीकर भी कह सकते हैं, लीकर मेड फॉर कंजम्पशन बाय ह्यूमंस, उसमें आपका रेट कितना अप्लाई होता है, 1%। और इसका सेक्शन ये भी यहाँ पर आप देखते हुए चले, सेक्शन आपका क्या है 206C, आपका ब्रैकेट में 1 है, प्लस जब टीसीएस जब हम जोड़ के लेंगे आपका किस पर, लीकर पे, जब उसके अगेंस्ट में जब चालान जब हम बनाएंगे ना तो इसमें कोड क्या डालेंगे, 6CA, आपको ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा आइटम क्या है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ टिम्बर अंडर फॉरेस्ट लीज, और टिम्बर के माने क्या होता है, जो लकड़ी होता है वो आपने जो फॉरेस्ट लिया है ना वो लीज पे लिया है, बराबर है। अगर इस तरह का कोई अगर ट्रेड अगर करता है तो उस पर कितना आपका अप्लाई होगा, 2.5%, बराबर है। और सेक्शन कोड आपका वही है, लेकिन आपको ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि जब आप टीसीएस जब आप डिपॉजिट करोगे ना तो चालान में आपका कौन सा कोड डालना है, 6CB, बराबर है। चलिए हम लोग इसके लिए और आगे चलते हैं। थर्ड में क्या आपका तेंदु लीफ से, जैसे कि हम लोग इसके बारे में ये जान सकते हैं कि तेंदु लीफ से काफ़ी सारी चीज़ें आपके तैयार की जाती है, उसमें से आपका एक बीड़ी भी होता है, बराबर है। तो तेंदु लीव्स का अगर कोई ट्रेड करता है तो यहाँ पर उस पर 5% का आपका टीसीएस लागू होगा। सेक्शन आपका सेम है, जो आपका पहले दूसरे में था वही तीसरे में भी है, 206C, ब्रैकेट में आपका 1 है। लेकिन जब इसके अगेंस्ट में आप जब टीसीएस जब जमा करोगे तो आपको कौन सा कोड डालना है, 6CI, क्लियर है। चलिए उसके बाद देखिए चौथे में क्या है, स्क्रैप, और स्क्रैप के माने आपका क्या होता है, जो कि वेस्टेज आइटम होता है, जिससे हम लोग भंगार का भी सामान कहते हैं आम जबान में। तो स्क्रैप आइटम का अगर कोई ट्रेड करता है तो उस पर आपका कितना लागू होगा, 1% का टीसीएस, क्लियर है। सेक्शन आपका यहाँ पर देखिए सेम है, लेकिन जब आप टीसीएस को जब डिपॉजिट करोगे तो आप क्या डालोगे वहाँ पर, 6CE, बराबर है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए पांचवा आपका क्या है, मिनरल्स लाइक लिग्नाइट, कोल एंड आयरन ओर, उस पर कितना आपका लागू होगा, 1%। अब ये मिनरल्स जो क्या होता है, ये आपका खनिज होता है ना, लिग्नाइट जैसा कि आपका खनिज हो गया, कोल का माने क्या हो गया, आपका कोयला हो गया, आयरन ओर का माने क्या हो गया, आपका लौह अयस्क, क्लियर है। तो अगर इसका अगर कोई ट्रेड करता है तो इस पर आपका 1% का टीसीएस लागू होगा। सेक्शन आपको ध्यान जरूर रखना है, प्लस इसका जो डिपॉजिट जो कीजिएगा उसका टीसीएस, जो चालान में आपको जो कोड जो डालना है वो आपको क्या डालना है, 6CJ डालना है, क्लियर है। चलिए हम लोग और आगे चलते हैं। अब देखिए छठवां आपका क्या है, बुलियन दैट एक्सीड्स ओवर ₹2 lakhs और ज्वेलरी दैट एक्सीड्स ओवर ₹5 lakhs, इस पर आपका कितना लागू होगा, 1%। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि भैया बुलियन है, बुलियन दैट एक्सीड्स ओवर कितना है, 2 lakhs, यानी कि 2 लाख के ऊपर। बुलियन मीन्स होता है, देखिए इसके माने सोना भी होता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीशियस आइटम, यानी कि जो प्रीशियस आइटम होता है, जैसे कि आपका गोल्ड में हो गया, उसका डायमंड भी हो सकता है, प्रीशियस आइटम है ना, तो हम लोग उसे बुलियन कहते हैं। अगर उसका कोई कस्टमर परचेज 2 लाख से ऊपर का करता है तो सेलर क्या करेगा, उस पर टीसीएस लेगा, कितना लेगा, 1%, ये तो हो गई। लेकिन अगर नॉर्मल ज्वेलरी है उसका आपका फिगर कितना दिया हुआ है, 5 लाख, कितना दिया हुआ है, 5 लाख। अगर 5 लाख से ऊपर कोई व्यापारी अगर किसी को सेल करता है तो वो कस्टमर से क्या करेगा, दाम तो लेगा ही, जीएसटी भी लेगा, लेकिन उसके ऊपर से वो टीसीएस भी लेगा, कितना लेगा, 1%, क्लियर है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, सेक्शन आपका वही सेम चला आ रहा है अभी तक। और टीसीएस जब डिपॉजिट करेंगे तो चालान में हम क्या डालेंगे, उसका कोड 6CK, ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। चलिए हम लोग और भी आगे चलते हैं। अब देखिए सातवां क्या है, परचेज ऑफ मोटर व्हीकल एक्सेडिंग ₹10 lakhs। अब सिंपल सी बात है, अब अगर कोई परचेज़र मोटर व्हीकल को अगर परचेज़ करता है लेकिन उसका वैल्यू 10 लाख से अगर ऊपर हो जाता है तो बेचने वाला क्या करेगा, सेलर, उसके ऊपर से वो 1% का टीसीएस भी लेगा और परचेज़र को देना पड़ेगा। मेरी बात क्लियर है। सेक्शन यहाँ पर देखिए आपका क्या है, सेक्शन 286(1)(f) है,
मैं आपको इसका भी सेक्शन बता रहा हूँ, प्लस जो खास जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है आपका चालान का कोड। चलिए हम लोग और आगे चलते हैं। अब देखिए पार्किंग लॉट पे कितना है, 2% है। तो पार्किंग लॉट, जो पार्किंग लॉट का माने क्या हो गया, आपका पार्किंग का स्थल, उस पर आपका कितना लगेगा, 2% लगेगा। सेक्शन कोड देखिएगा आपका 206C, आपका ब्रैकेट में 1C है। और जब इसके अगेंस्ट में जो कि आपने पार्किंग का जो लॉट का जो पैसा लिया है आपसे यानी कि हमसे, वो चालान में क्या डालेगा, 6CF। क्लियर है। चलिए अब हम लोग और भी आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए 9वां क्या है, टोल प्लाजा। आप जानते हैं कि टोल प्लाजा कहाँ पे लगता है, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। उस पर कितना लगता है, 2% आपका TCS लागू होता है। सेक्शन कोड आपका यहाँ पर दिया हुआ 286 ब्रैकेट में 1C है। और जब जो टोल प्लाजा हमसे लेते हैं, जब वो TCS सरकारी खजाने में जब जमा करेंगे विथ चालान, तो उसमें चालान कोड उसमें वो क्या डालेगा, 6CG बराबर है। चलिए हम लोग और भी आगे चलते हैं। अब देखिए 10 नंबर में क्या आपका माइनिंग एंड क्वारिंग। माइनिंग एंड क्वारिंग इसका माने क्या होता है, खनन, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्खनन बराबर। तो खनन का माने क्या होता है, आपको पता है कि ज़मीन के अंदर से या ज़मीन के सतह से जो कुछ भी निकालने का काम किया जाता है हम लोग उसे माइनिंग कहते हैं। क्लियर है। तो भैया जो इस तरह का जो काम करेगा तो वो क्या होगा, उस पर आपका 2% का TCS लागू होगा। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए उसका कोड क्या दिया हुआ, 206C ब्रैकेट में 1C है। तो उसके अगेंस्ट में जब वो डिपॉजिट करेगा तो वो चालान में क्या डालेगा, कोड 6CH। ठीक है। अब हम लोग इसके बारे में कुछ और भी जानकारी हासिल करते हैं, जैसे कि क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ सेलर एंड बायर। तो इसमें हमको सेलर को भी पहचानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बायर को भी पहचानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसे पहचान लेंगे तो क्या होगा, TCS के अंतर्गत हमें काम करने में आसानी हो जाएगी। आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब TCS के अंतर्गत कौन कौन से सेलर को डिफाइन किया गया है, कौन कौन है भाई। सबसे पहला है सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रीय सरकार हम लोग बोलते हैं। उसके बाद क्या है, स्टेट गवर्नमेंट, मतलब जो राज्य की सरकार है। उसके बाद क्या है, लोकल अथॉरिटी। उसके बाद हो गया स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन और अथॉरिटी। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्या है, कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। कंपनी तो है लेकिन वो रजिस्टर्ड किसके अंतर्गत है, जो कंपनी का जो एक्ट जो है बराबर है। उसके बाद हम इसके देखते हैं नेक्स्ट क्या, पार्टनरशिप फर्म है। उसके बाद आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी है। उसके बाद आपका है एनी पर्सन और HUF who is subjected to an audit of accounts under income tax act for a particular financial year। सिंपल से इसका कहने का ये लॉजिक है, कोई भी पर्सन या कोई भी हिंदू अनडिवाइडेड फर्म हो सकता है जो कि ऑडिट में आता है, क्योंकि हो सकता है कि कोई फर्म पर्टिकुलर उसी फाइनेंशियल ईयर के लिए इस्टेब्लिश होती है फिर उसके बाद बंद हो जाती है। तो जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए ये इस्टेब्लिश हुई है वो ऑडिटेड में आना चाहिए बराबर है, तभी उसके ऊपर TCS लागू होगा, अन्यथा नहीं लागू होगा। क्लियर है। तो ये तो बात हो गई सेलर के बारे में। अब यहाँ पर देखिए बायर कौन हो सकता है, कहने का ये मतलब है कि बायर कोई भी हो सकता है। जैसे कि ए बायर इज ए क्लासिफाइड एज ए पर्सन who obtains goods or the right to receive goods in any sale, auction, tender or any other mode। यानी कि जो बायर है ना वो कोई भी हो सकता है, उसका पर्पस क्या है वो कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर कुछ आपका पर्पस दिया हुआ है, वो सेल के लिए भी वो उसे ख़रीद सकता है। दूसरा क्या है, जो ऑक्शन बेस क्या होता है, नीलामी के लिए, टेंडर जो कि उसका टेंडर निकलता है उसके लिए भी वो परचेज कर सकता है, या कोई और भी उसका मकसद हो सकता है। कुछ बायर को छोड़ के उसके अलावा जितना भी होगा TCS सब पे लागू होगा। अभी जो मैं आपको इसके बाद जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये सब पर TCS लागू होगा बराबर, लेकिन किसी चीज़ को छोड़ करके। वो कौन कौन सा है, TCS नॉट नेसेसरी फॉर द फॉलोइंग बायर्स। जैसे मैंने कहा ना, कुछ बायर्स को छोड़ करके इसके अलावा जितना भी होगा सब पे TCS लागू होगा। जैसे कि सबसे पहला क्या है, पब्लिक सेक्टर कंपनीज। अगर कोई TCS पे काम कर रहा है लेकिन बिलिंग अगर पब्लिक सेक्टर कंपनी को करता है तो वो क्या करेगा, GST तो रिकवर करेगा लेकिन वो TCS उससे रिकवर नहीं कर सकता। किससे, पब्लिक सेक्टर कंपनी से। दूसरा कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर है। तीसरा कौन है, स्टेट गवर्नमेंट। चौथा कौन है, एम्बेसी ऑफ हाई कमीशन। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, कॉन्सुलेट एंड अदर ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए फॉरेन नेशन। तो ये भी आपका एक कैटेगरी है जो कि परचेजर तो है
लेकिन ये इस कैटेगरी में आता है, इसलिए सेलर क्या करेगा, उसे टीसीएस रिकवर नहीं करेगा। उसके बाद आपका क्या है, क्लब है, सच एज स्पोर्ट्स क्लब एंड सोशल क्लब्स, बराबर है। और आते हैं लोकल अथॉरिटी फॉर द पर्पस ऑफ परचेज ऑफ व्हीकल, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर ये मोटे तौर पे ये आपका दिया गया है कि इतने टाइप के परचेजर के ऊपर जो भी सेलर है वो इन सारे से टीसीएस रिकवर नहीं कर सकता, क्लियर है। अब आप यहाँ पर देखिए टीसीएस एग्जाम्पशंस, कहीं कहीं पर आपका इसके अलावा भी टीसीएस क्या है, एग्जाम्प्टेड है, यानी कि उस पर टीसीएस आपको लेना ही नहीं है। कहाँ पे नहीं लेना, जैसे when the eligible goods are used for personal consumption, कहने का ये मतलब है, अब जैसे कि मैं ही हूँ, मान के चलो कि मुझे शराब पीने का शौक है। अब मैं किसी मार्केट से जाके मैंने शराब को परचेज कर लिया, तो मकसद क्या है, पर्सनल कंजम्पशन, यानी कि हमें उसे पर्सनल यूज़ में लाना है, इसलिए विक्रेता क्या करेगा, उस पर टीसीएस वो रिकवर नहीं करेगा, क्लियर है। दूसरा भी मोटे तौर पे कहने का वही उसका मकसद है, द परचेजर बाइज द गुड्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग। अब एक परचेजर ऐसा है जो कि उसमें से कोई भी जिस पर टीसीएस लागू हो रहा है वो आइटम तो बाय कर रहा है, लेकिन उसका मकसद क्या है, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग और प्रोडक्शन, एंड नॉट फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग ऑफ दोज गुड्स, यानी कि उसका मकसद मैन्युफैक्चरिंग तो है, प्रोसेसिंग भी है या फिर उसका प्रोडक्शन भी है, लेकिन उससे उसका मकसद क्या है, ट्रेड करना, यानी कि व्यापार करना नहीं है। कहने का मतलब वो रीसेल नहीं करेगा, वही बात हो गई ना, मोटे तौर पर वही बात हो गया। उसने खरीदा लेकिन उसका मकसद क्या है, प्रोडक्शन करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, लेकिन उसे बेचना नहीं है, उससे ट्रेड करना नहीं है। तो कहने का वही मतलब हो गया, पर्सनल यूज इसमें आ गया, बराबर है। तो देखिए यहाँ तक हम लोगों ने जान लिया कि इसमें परचेजर कौन है, सेलर कौन है और किस आइटम पे आपका टीसीएस लागू होता है। अकाउंटेंसी तो होगी ही, टीसीएस हम रिकवर भी करेंगे। अब टीसीएस का हम करेंगे क्या, तो सिंपल सी बात है, टीसीएस हमने जो रिकवर किया है हमें क्या करना, गवर्नमेंट को पे करना है। अब देखिए, अब क्या, टीसीएस डिपॉजिट विद चालान 281 बिफोर ड्यू डेट। अब सीधी सी बात है, जो भी आपने टीसीएस आपने रिकवर किया है वह गवर्नमेंट को चालान नंबर 281 आपको याद रखना है। यही चालान आपका टीडीएस में भी लगता है और यही चालान आपका टीसीएस में भी लगता है, लेकिन इसमें सेक्शन कोड अलग अलग जाएगा। जैसे हम लोगों ने टीडीएस में पढ़ा था ना, 194C कॉन्ट्रैक्टर के लिए, आपको याद है, लेकिन आपका टीसीएस में वो जो पकड़ेगा सामने वाला, जहां हम डिपॉजिट करेंगे बैंक, वो किससे पकड़ेगा, आपके सेक्शन कोड से, जो कि मैं ऑलरेडी आपको इसी वीडियो में पहले बता चुका हूं। अब इसका ड्यू डेट क्या है ये भी जानिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मई में अगर टीसीएस को रिकवर किया है तो आपको 7 जून तक उसे डिपॉजिट कर देना है, लेकिन अगर आप ड्यू डेट के बाद अगर उसे डिपॉजिट करते हैं तो आपको याद रखना है 1% का आपका इसमें इंटरेस्ट लागू होगा। किस पे लागू होगा, टीसीएस अमाउंट पे, वो भी पर मंथ के हिसाब से, है ना। अब आपको क्या करना है, रिटर्न फाइल करना है कि नहीं, टीसीएस का आपको रिटर्न भी फाइल करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए, टीसीएस का रिटर्न क्वार्टरली वे में फाइल किया जाता है, क्लियर है। आपका टीडीएस का भी क्वार्टरली वे में फाइल किया जाता है, प्लस टीसीएस का भी आपका क्वार्टरली वे में फाइल किया जाता है। लेकिन याद रखना, इसका फॉर्म नंबर क्या है, 27EQ। आपसे क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है इंटरव्यू में तो आप इसको रिप्लाई कर सकते हो। कौन सा फॉर्म है, 27EQ, आपको ये ध्यान रखना है। टीसीएस का रिटर्न जो जाएगा उसका ड्यू डेट क्या है, क्योंकि टीडीएस और टीसीएस का मामला बहुत ही डेंजर होता है। एक दिन भी अगर आपका डिले हो गया तो इसमें क्या है, पेनल्टी आपका लग जाता है, ठीक है। तो देखिए, आपका ड्यू डेट आपके सामने स्क्रीन पे है। जो फर्स्ट क्वार्टर है, आप जानते हैं कि फर्स्ट क्वार्टर आपका क्या होता है, अप्रैल टू जून, यानी जुलाई का 15 तारीख। फिर उसके बाद सेकंड क्वार्टर क्या होगा, जुलाई टू सितंबर, अक्टूबर का 15 तारीख। आपका थर्ड क्वार्टर हो गया अक्टूबर टू दिसंबर, उसका आपका कितना हो गया, 15 जनवरी से पहले। और लास्ट क्वार्टर जो होता है आपका 1 जनवरी टू 31 मार्च, वो आपका 15 मई से पहले आपको टीसीएस का रिटर्न फाइल कर देना है। लेकिन ड्यू टू कोरोना ये आपका एक्सटेंड भी होता रहता है, इसलिए मैंने आपको बताया कि मोटे तौर पर आपका टीसीएस का जो रिटर्न का ड्यू डेट है वो यही है, आपको यही मान के चलना है। लेकिन अभी कोरोना की वजह से आपका सारे का ड्यू डेट क्या हो गया, एक्सटेंड हो गया है, लेकिन रहेगा तो भैया यही ना। अगर आप ड्यू डेट के बाद
टीसीएस अपलोड करते हो यानी कि रिटर्न अपलोड करते हो तो आपको क्या लगेगा, तो सीधी सी बात है, आफ्टर ड्यू डेट यू विल हैव टू पे 200 रुपीज पर डे पेनल्टी। आपको ये ध्यान रखना, आपको पर डे के हिसाब से। टीडीएस का भी वही मामला था, आपको याद होगा, अगर आपने मेरा वीडियो देखा है टीडीएस का तो नहीं देखा तो एक बार देख लीजिए। आपका टीडीएस के मामले में भी यही था, 200 रुपया पर डे। टीसीएस के मामले में कितना, 200 रुपया पर डे, लेकिन मैक्सिमम कितना है, 5000। जैसे पर डे के हिसाब से आपने काफ़ी डिले कर दिया, किसी क्वार्टर का रिटर्न फाइल किया ही नहीं, अब वो आपका कितना हो गया, 8000 हो गया। तो क्या आपको 8000 का लेट फाइन देना है क्या, नहीं, आपको कितना देना है, मैक्सिमम 5000 ही देना है उस क्वार्टर के लिए। ठीक है, तो चलिए ये बात तो यहाँ तक क्लियर हो गई। रिटर्न फाइल किया, टीसीएस का काम हमारा क्लोज हो गया क्या, नहीं, अभी भी पिक्चर अभी बाकी है थोड़ा सा। क्या है, हाँ भैया, टीसीएस सर्टिफिकेट, क्योंकि आपने जिससे टीसीएस को रिकवर किया है उसका कुछ प्रमाण पत्र दोगे ना भैया, कि हाँ हमने जो आपसे जो टीसीएस जो रिकवर किया है, हमने जो सरकारी खजाने में जमा किया है, तो ये रहा उसका सर्टिफिकेट। तो सामने वाले बायर को ये पता चल सके कि सामने वाले सेलर ने जो हमसे टीसीएस को रिकवर किया है उसने जमा कर दिया है। तो आपने जो रिटर्न फाइल किया है उसी से आपका क्या होगा, टीसीएस का सर्टिफिकेट आपका जनरेट होगा, और उस सर्टिफिकेट को हम लोग 27D के नाम से जानते हैं। आपको याद होगा टीडीएस में हम लोग जो क्या करते थे, 16A और फॉर्म 16, आपको याद है ना। लेकिन यहाँ पर टीसीएस के लिए जो सर्टिफिकेट इशू होता है वो 27D, यानी कि हमने उसे प्रमाण पत्र दे दिया। यहाँ तक हमारा क्या होता है, टीसीएस का मामला स्टार्ट टू एंड हो जाता है और हमारा मामला क्लोज हो जाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपने टीसीएस के बारे में अच्छी खासी जानकारी हासिल की होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम अब इसे लाइक करना ना भूलें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर ले और बेल पर भी ज़रूर क्लिक करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।